आज का हमारा टॉपिक जो है वो संगठन के सिद्धांत। संगठन के सिद्धांत और इसके अंतर्गत देखिए हमारे सिलेबस में कुल 3 सिद्धांत जो है बताए गए। क्योंकि संगठन के वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, लेकिन सिलेबस में जो डिफाइन किया गया है तो पद सोपान, दूसरा कहा गया है नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार, और तीसरा कहा गया है आदेश की एकता। देखिए इंग्लिश में जब कहेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो शब्दावली दी गई है पद सोपान की हायरार्की, हालांकि आपके सिलेबस में इंग्लिश उन्होंने स्टेप लिखा है लेकिन वो नॉट फॉर फिट। हायरार्की होती है हायरार्की ऐसा करके कुछ लिखते हैं, और नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार स्पान ऑफ कंट्रोल है ना, स्पान ऑफ कंट्रोल। स्पान यानी आपका हाथ का पंजा, इससे लिया गया है। और आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए ये 3 सिद्धांत आपके सिलेबस में दिए गए हैं और ये 3 सिद्धांत हमें यहां पर पढ़ना है। देखिए अब अगर हम अपने प्रश्नों की प्रकृति पर जाकर अगर हम बात करें तो याद रखना है कि यहां से कोई भी प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का ही पूछा जा सकता है। देखिए 11 मार्क्स का प्रश्न जो है यहां से नहीं बनेगा। उसका बेसिक कारण है कि 11 मार्क्स के प्रश्न पूछने के जो है टॉपिक बहुत सारे हैं और वहां से जाकर जो है वो प्रश्न पूछेगा। लेकिन जहां तक बात जो है 3 मार्क्स की है तो पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार और आदेश की एकता, सिर्फ छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्नों को क्या करेगा, वो तोड़ेगा और तोड़कर जो है प्रश्न पूछेगा। जैसे पद सोपान के दोष, अगर आपने टेलीग्राम देखा होगा तो आज मैंने जो है पद सोपान के प्रश्न दिए हैं, संगठन के सिद्धांत के भी प्रश्न मैंने दिए हैं, है ना। एक बार देखिए आपको बताता ही हूं, आपने देखा होगा और आप जो है उसको लिखेंगे भी तो उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। देखिए आदेश की एकता का सिद्धांत किसने दिया है ना, 3 मार्क्स में मैंने पूछा है। गैंग प्लांक किस संगठन सिद्धांत के दोषों को दूर करने के लिए दिया गया। तीसरा प्रश्न पूछा पद सोपान के किन्हीं 2 दोषों को लिखिए। 5 मार्क्स में प्रश्न पूछा पद सोपान का अर्थ और उसकी विशेषता लिखिए। देखिए इस नेचर से आपसे जो है प्रश्न यहां पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आज हम जो है पद सोपान को ही पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली उसको समझते हैं। क्योंकि मैं आज वैसे तो तीनों एक साथ ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि बहुत दिनों के बाद आज वापस क्लास में आए हैं तो थोड़ा आज स्पीड कम रखते हैं, बाकी फिर स्पीड अपने को तेज करनी है क्योंकि अब अपने को जो है स्पीड मेंटेन करना है। और बहुत जल्द जो है आने वाले दिनों में क्लासेस में और हम बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि थोड़ा रेवेन्यू संबंधी कुछ वृद्धि हो ताकि जिस किसी व्यक्ति को हम लगाएं तो उसका भी जो है कुछ बेहतर पारिश्रमिक दिया जा सके, तो क्लास एक और हम बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी इस क्लास की भी जो है बेहतर करने की हमारी बड़ी अच्छी चिंता है। देखिए पद सोपान की जब हम बात करते हैं तो पद सोपान क्या होता है, तो उसको एक चित्र में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक्चुअल में एक पिरामिड होता है। और इस पिरामिड में यहां आप देखते हैं कि एक पॉइंट होता है, यानी एकल
व्यक्ति होता है और इस व्यक्ति को ही जो है ब्यूरो कहा जाता है, यानी विभाग का प्रमुख। चाहे आप उसको किसी भी नाम से संबोधित करें, चाहे आप उसको जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहें, चाहे आप उसको जो है चेयरमैन कहें, चाहे आप उसको जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहें, चाहे आप उसको जो है चीफ सेक्रेटरी कहें, चाहे आप जो है उसको सेक्रेटरी कहें, चाहे आप उसको जो है कैबिनेट सचिव कहें, एक व्यक्ति होता है और फिर उसके नीचे इस तरीके से जो है डंडे होते हैं और इस तरीके से जो है नीचे तक पूरे डंडे पूरे फैले होते हैं। देखिए इस चित्र को अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो आप देख पा रहे हैं कि हर डंडा नीचे वाले डंडे से छोटा है, या हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले डंडा से नीचे वाला डंडा जो है बड़ा है। जिसका मतलब है, देखिए ऊपर हमने देखा कि एक दोनों लाइनें जाकर मिल जाती, तो हमने कहा एकल, सिंगल। यहां डंडा थोड़ा ज्यादा हुआ, इसका मतलब है कि पद थोड़े ज्यादा होंगे, यानी ऊपर से यहां पदों की संख्या ज्यादा होगी। पद ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें बैठने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी। फिर अगर हम यहां अगर आके देखें तो ये लाइन और बड़ी है, यानी यहां पदों की संख्या फिर ज्यादा है। यहां अगर हम देखें तो यहां लाइन फिर बड़ी है, यानी पदों की संख्या फिर ज्यादा है। यहां अगर आकर हम देखें तो ये लाइन फिर और ज्यादा बड़ी है, पदों की संख्या फिर ज्यादा होगी। और जब हम बॉटम पर आकर देखते हैं तो ये लाइन हमें सबसे बड़ी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है कि संगठन के आधार स्थल पर पदों की संख्या सर्वाधिक होती है। पदों की संख्या सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, देखिए तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है अपने पास। और शीर्ष पर जब हम देखते हैं, टॉप पर देखते हैं, तो ये तो आपका बॉटम है, ये आपका टॉप है, तो टॉप पर एक पद होता है। तो पद सोपद की जो संरचना होती है पिरामिड होती है, जिसके टॉप पर एक पद होता है और जिसके बॉटम पर पदों की सर्वाधिक संख्या होती है। तो बात यहां समझ में आ गई होगी कि पद सोपान क्या है। तो यह संगठन को एक पिरामिड नुमा संरचना में जो है तब्दील करता है। इसको हम कहेंगे पिरामिड नुमा संरचना, यानी संगठन किस तरीके का बन जाता है, तो पिरामिड नुमा बन जाता है ना, पिरामिड की तरह का बन जाता है। देखिए अब चूंकि क्या होता है यहां से, देखिए यहां से एक बड़ी बात यह होती है कि जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो नीचे वाले व्यक्ति का बॉस होता है। और इस तरीके से जो है इस संरचना में हमें क्या दिखाई पड़ता है, उच्च अधीनस्थ संबंध, है ना। चूंकि देखिए उच्च, हायर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशन यहां जो है विकसित होते दिखाई पड़ते हैं। देखिए जब हायर और सबऑर्डिनेट संबंध दिखाई पड़ेंगे तो सीधी बात है कि जो आदेश है, जिसको हम सत्ता भी कहते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है कि ऊपर का व्यक्ति क्या करेगा, आपको आदेश देगा, और नीचे वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसका पालन करेगा। लेकिन जब इंफॉर्मेशन देने की बात आएगी तो सूचना नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ये देखिए। और यहां हम देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, देखिए सत्ता भी इसी तरीके से ऊपर से उतर रही थी, यहां से नीचे आई, फिर ये नीचे आई, फिर ये नीचे आई, फिर ये नीचे आई, फिर ये नीचे आई और फिर ये नीचे आ गई। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था डेलीगेशन, प्रत्यायोजन। देखिए यहां सत्ता तो उतरती है,
सत्ता टॉप से नीचे की तरफ आती है, लेकिन जवाबदेही नहीं आती। जवाबदेही जो है टॉप में बैठे हुए व्यक्ति के पास ही होती है। तो सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। तो एक फैक्ट हमारे यहां पास ये आ गया कि इसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, और जिसका डायरेक्शन क्या होता है, तो नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर, और सूचना अपवर्ड जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और इस पूरी प्रोसेस में आप देख रहे होंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ रही है कि चाहे आदेश हो या चाहे सूचना हो, एक एक स्तर से उतरते हुए नीचे तक आना और एक एक स्तर से चढ़ते हुए जो है ऊपर की तरफ जाना, देखिए ये इसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। और देखिए यहां हम बात समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसको कहा जाता है थ्रू प्रॉपर चैनल, है ना, निर्धारित प्रक्रियानुसार। यानी इसमें कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है, प्रक्रिया के अनुसार होती है। देखिए निर्धारित प्रक्रिया को थ्रू प्रॉपर चैनल कहा गया है ना? क्या कहा गया है? थ्रू प्रॉपर चैनल की, है ना, आप देख लें, थ्रू प्रॉपर चैनल होती है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो यहां बैठा हुआ व्यक्ति होता है, तो यहां तक जो है पूरा कमांड बनाए रखता है। देखिए इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के जो सिद्धांत हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है इसी पर ही जो है निर्भर हैं। और यदि यह बात अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो आगे के सिद्धांत को समझने में भी थोड़ी सी हमें कठिनाई जो है महसूस होगी। तो देखिए तो ये बात हो गई, ये इसके जो है खास प्रॉपर्टीज के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। देखिए अब हम इसके थिंकर के रूप में देखें, अगर हम इसके विचारक के रूप में देखते हैं, तो यह सिद्धांत देने वाले लोग कौन हैं? तो सिद्धांत देने वाले जो लोग हैं वो शास्त्रीय विचारक है ना, चूंकि क्लासिकल लोग हैं और शास्त्रीय विचारकों द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है ना। लोक प्रशासन के जब हमने सिद्धांत पढ़ा था तो हमने हेनरी फ्योल है, लूथर गोलिक है, मूने रेले है जैसे लोगों के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए थे, तो हमने कहा था कि ये जो है ये क्लासिकल है। और चूंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसमें मानव को सम्मिलित नहीं किया गया है, मानव से संबंधित जो है कोई भी विचार इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए कहेंगे हम कि शास्त्रीय विचारकों के द्वारा किया गया है। एल डी वाइट इसके बहुत प्रबल समर्थक हैं। और चूंकि उन्होंने ही जो है इसको परिभाषित किया है, और उनकी अपनी परिभाषा है कि संगठन की वह संरचना जिसमें उच्च अधीनस्थ संबंध निर्मित होते हैं पद सोपान कहलाती है। ये डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी जो डेफिनेशन हमें दिखाई पड़ती है, तो एल डी वाइट कहते हैं, है ना, मिस्टर एल डी वाइट, कि संगठन की वह संरचना जिसमें उच्च अधीनस्थ संबंध निर्मित होते हैं वह पद सोपानिक
संरचना कहलाती है। यानी इस परिभाषा से जो बात हमें पता चलती है कि मिस्टर एल.डी. वाइट महोदय, जो कि लोक प्रशासन के बहुत महत्वपूर्ण थिंकर माने जाते हैं, वह उच्च अधीनस्थ संबंध को एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में देखते हैं, है ना, उच्च अधीनस्थ रिलेशन, और उसको इस सिद्धांत की सबसे प्रमुख विशेषता वो मानते हैं। तो ये फैक्ट हमारे पास आ चुका है। डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो ये परिभाषा जो है आप लिख दें, और मैंने क्योंकि इतना आसान उसको लिख दिया है, किताबी लैंग्वेज से जो है उसको इतना तोड़कर लिखा है कि आप जो है उसको याद रख सकते हैं कि उच्च अधीनस्थ संबंध के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए अब हम इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं, और दूसरे इसके जो पहलू हैं, तो पहली बात तो हम इसके जो है दोषों की तरफ चलते हैं, लाभों की तरफ चलते हैं, फिर हम इस पर सुधार की तरफ चलते हैं। देखिए पहली बात तो इसके दोष क्या है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से देखा है तो आप बता पाएंगे कि दोष सबसे बड़ा यह है कि यह प्रणाली विलंब उत्पन्न करती है। क्या करती है? विलंब उत्पन्न करती है, क्योंकि कोई भी मामला थ्रू प्रॉपर चैनल आता जाता है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल आता जाता है। नीचे तक पहुंचने में निश्चित रूप से जो है उसको काफी समय लगता है। आदेश दिया गया, ऊपर से नीचे, नीचे नीचे नीचे, इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर 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 ऊपर, तो काफी उसमें समय लगता हुआ जो है हमें दिखाई पड़ेगा। तो यह विलंब उत्पन्न कर देती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यह अनमनीय है, अनमनीय है, यानी उसमें लचीलापन नहीं है, कठोर है, रिजिड है, और कानूनी व्यवहार होता है ना। इसमें क्या होता है? कानूनी व्यवहार होता है, कानूनी व्यवहार होता है। मानवीय तत्व भाव व्यवहार का कोई स्थान ही नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल है, उसको कहा गया अनमनीय है, रिजिड है। और चूंकि इसी के परिणाम स्वरूप कानूनों का कठोरता के साथ व्यवहार होता है ना, व्यवहार होता है, और जिसका परिणाम होता है लाल फीताशाही, लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म। कि हम देखते हैं कि फाइलें जो है वो बंधी हुई रखी हुई हैं लाल फीते से, और अपने सुने जाने का इंतजार करती हैं। इससे सुनने वाले व्यक्ति को कभी फर्क नहीं पड़ता है कि उसका जो मटेरियल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और जब तक उनका समय आता है तो हमें दिखाई पड़ता है कि काफी कुछ विलंब हो चुका होता है। परिणाम होता है कि सुना जाना ना सुना जाना बराबर हो जाता है। और चूंकि यही पूरी प्रणाली, तीसरे शब्द में अगर हम कहें तो भ्रष्टाचार को जन्म दे देती है, कि फाइल खिसकाने के नाम पर, है ना, स्पीड के नाम पर सुविधा शुल्क जो है लिया जाने लगता है। ये तो अदरवाइज कोई पैसे मांगने को तैयार ही नहीं। हमने कहा आने दो, समय का इंतजार करो। और चूंकि जिस व्यक्ति का मामला होता है तो उसकी गंभीरता तो उसको पता होती है, तो वो व्यक्ति इतना परेशान होता है, मजबूरी में व्यक्तियों को ढूंढने लगता है कि किससे काम कराया जाए। और हम देखते हैं कि संगठन के आसपास, पदाधिकारियों के आसपास ऐसे व्यक्तियों की जो है छत्र छायाएं फलती फूलती हमें दिखाई पड़ने लगती हैं, जो इस कार्य करवाने में, फाइल ऊपर करवाने में काम करते हुए हमें दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये जो 3 बातें मैंने आपको जो बताई, दोष बहुत सारे हैं,
लेकिन बहुत सारे की हमें जरूरत नहीं है। 3 इसके जो प्रायर डिमेरिट जो माने जाते हैं, तो वह इस तरीके से हमें दिखाई पड़ती है। विलंब, नॉन फ्लेक्सिबल, लाल फीताशाही लिख सकते हैं सीधे यहां पर। लाल फीताशाही प्रणाली को जन्म देती है, भ्रष्टाचार को जन्म देती है। देखिए, लेकिन इसके लाभ क्या है? ऐसा तो है नहीं कि ये सिस्टम जो है लाभकारी नहीं है, और ये सिर्फ डिमेरिट अगर होते तो इतने दिनों के बाद भी जो है इसको क्यों संचालित किया जाता? देखिए, लाभ है, और लाभ पहली बात तो यह है कि संगठन में, है ना, संगठन में कार्य प्रक्रिया सुनिश्चित होता है ना, कार्य प्रक्रिया सुनिश्चित होता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनमानेपन का जो व्यवहार होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि बॉस का नियंत्रण है। तो मनमाना व्यवहार आप नहीं कर सकते थ्रू प्रॉपर चैनल। दूसरी बात यह है कि जवाबदेही तय होती है। सत्ता किसने दी है तो उसको यह देखने का अधिकार हमेशा होता है, डांटने डपटने का भी अधिकार होता है, काम करवा लेने का भी अधिकार होता है, और नीचे वाले व्यक्ति को सुनने का भी अधिकार होता है। जैसे कलेक्टर है, एसडीएम को डांटता डपटता है कि क्या कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जवाबदेही उसके पास है, उसने अपनी अथॉरिटी को जो है डेलीगेट किया है। तो सीधी बात है, वो बुलाएगा, पूछेगा कि आप वहां क्या कर रहे हैं, और यदि आप संतुष्टदायक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है वो आपसे सवाल जवाब भी करेगा। देखिए, तीसरी बात है कि यह पूर्णतः, है ना, क्योंकि साइंस को लेकर जो है बनाया गया है, यह पूर्णतः संगठन के निष्पादन पर केंद्रित है, निष्पादन पर केंद्रित है, परफॉर्मेंस पर केंद्रित है। देखिए, चूंकि इसमें मानव का कोई रोल ही नहीं है, और ये हर वक्त हर परिस्थिति में परफॉर्मेंस पर ही जोर देती है। और हमने देखा कि यह पद की व्यवस्था है, व्यक्तियों की व्यवस्था नहीं है। ये क्या है? पद की व्यवस्था है ना, पूर्णतः संगठन की, यानी पद की व्यवस्था है। और अब देखते हैं कि कलेक्टर कोई भी चला जाए तो, चूंकि व्यक्ति जा सकता है, कलेक्टर थोड़ी जाता है कभी। इंदौर में जो वर्तमान में कलेक्टर है, अगर ये चले जाएंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा, एसडीएम चला जाएगा कोई दूसरा आ जाएगा, सीएम चला जाएगा कोई दूसरा आ जाएगा। तो व्यवस्था अपनी जगह स्थायी है, और निष्पादन परफॉर्मेंस पर ही जो सेंट्रलाइज है। देखिए, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि व्यक्ति की अगर विशेषता होती तो व्यक्तियों के आने जाने पर जो है कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ता, बट यहां हमें ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, अब अभी हमने डिमेरिट देखे, अभी हमने मेरिट देखे, हम कंफ्यूज हो गए कि क्या मामला है। लेकिन ये बात सही है कि कितनी भी उसकी विशेषताएं हों, लेकिन वर्तमान के डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वर्तमान के डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पद सोपान 100% फिट व्यवस्था नहीं है। और चूंकि इसकी डिमेरिट्स से शास्त्रीय विचारक भी परिचित हो चले थे, और यही कारण है कि शास्त्रीय विचारक होते हुए भी उर्विक जैसे विचारकों ने, थिंकर ने अपना एक डायलॉग दिया, और इसकी रेलेवेंसी पर डायलॉग दिया, और उसने कहा कि संगठन में पद सोपान की व्यवस्था उसी तरह उपयोगी है
जैसे घर में कोई नाली, नाली समझ रहे हैं, जैसे पानी बहता है, डैश डैश, फिर आगे उसने लिखा कि सिर्फ नाली के भरोसे हमेशा हर परिस्थिति में टिके रहना, बैठे रहना नुकसानदेह है। कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई आंगन है और उस आंगन में क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में पानी बहने के लिए तो नाली है, लेकिन अगर गंभीर पानी गिर रहा है, खूब पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो पानी की व्यवस्था जो है सिर्फ अगर नाली से ही होगी और आप ये सोचेंगे कि सारा पानी जो है नाली से ही निकले तो बाढ़ आना तय है और घर के अंदर पानी घुसना तय है। तो पानी के निकलने के दूसरे रास्ते भी होने चाहिए। तो उसी तरीके से सामान्य स्थिति में तो पद सोपान बहुत बेहतर व्यवस्था है, लेकिन जब बात जो है कोई विषम स्थिति की आती है तो तब इस पर टिके रहना यह एक खतरनाक स्थिति है। देखिए इस बात की ओर संकेत जो है उर्विक जैसे क्लासिकल थिंकर ने ही जो है बहुत स्पष्ट शब्दों में कर दिया था। हम देखते हैं कि हिरोशिमा, द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो पर्ल हार्बर की जो घटना होती है जिसमें जापान ने अमेरिका के नौसैनिक बेड़ों को जो है डुबाया था, तो बेसिकली कारण यह था कि जापान ने यह सोचा था कि अमेरिका हायरार्की सिस्टम का फॉलो करेगा और जब तक जो है आदेश नीचे तक आएंगे तब तक जो है हम बहुत कुछ कर चुके होंगे। लेकिन चूंकि उस युद्ध में, उस परिस्थिति में अमेरिकी नौसेना ने हायरार्की का अतिक्रमण किया था और सीधे टॉप से लेकर जो है आदेश फील्ड तक भेजे गए थे, बॉटम तक भेजे गए थे और जापानियों को चकनाचूर कर दिया गया था। यही विशाल 1971 भारत पाक की युद्ध की भी दी जाती है कि पाकिस्तान ने सोचा था कि हायरार्की सिस्टम का फॉलो किया जाएगा और तब तक रात हो चुकी होगी और हम बहुत कुछ कर चुके होंगे। लेकिन अफसोस कि भारत ने जो है उस समय प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी थी, तो हायरार्की सिस्टम का फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि सामान्य स्थिति में तो हायरार्की को फॉलो किया जाता है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, कोई असामान्य स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में हायरार्की को फॉलो किया जाए ये सही नहीं माना गया। तो चूंकि इसी बात पर सुझाव देते हुए देखिए उर्विक ने भी अपने डायलॉग से यही बात कही कि सामान्य परिस्थितियों के लिए जो है पशुपालन बेहतर व्यवस्था है, लेकिन असामान्य के लिए जो है कोई अतिरिक्त व्यवस्था करनी हमें जरूरी है। वहीं मिस्टर हेनरी फ्योल है जो कि एक बहुत बड़े जो है क्लासिकल थिंकर माने जाते हैं और पद सोपान के दोषों को दूर करने का सुझाव देते हैं कि दोषों को दूर करने के रूप में, दूर करने के रूप में गैंग प्लांक शब्द ना, देखिए ये एक टर्म्स देते हैं, गैंग प्लांक शब्द देते हैं जिसका मतलब वो बताते हैं पुल, ब्रिज। यानी अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा तो उससे अगर हम इसको समझने की कोशिश अगर करते हैं तो गैंग प्लांक क्या होता है। तो देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने पुनः बनाया और मैंने भी कहा था कि इस स्ट्रक्चर में जो है यहां से आदेश दिए जाते हैं। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि जब कोई असामान्य कंडीशन जनरेट हो जाती है तो गैंग प्लान के अंतर्गत आदेश सीधे यहां दिए जा सकते हैं या सीधे यहां दिए जा सकते हैं, है ना, सीधे आदेश दिए जा सकते हैं। तो सीधी बात है कि इतने जो स्टेप थे ऊपर के जो है इनको बाईपास कर दिया गया, लेकिन अब इससे संगठन में जो है गड़बड़ाहट पैदा हो सकती है कि ये लोग जो है उपेक्षा का शिकार हो सकते हैं और टॉप एंड बॉटम चूंकि आपस में जुड़ चुके हैं, क्या चल रहा है ये बहुत मुश्किल भरी बातें हो सकती हैं दूसरे अधिकारी कर्मचारियों के लिए। तो गैंग प्लान के अंतर्गत हेनरी फ्योल सुझाव देते हैं कि आदेश इनको मिल गया, अब इस लेवल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये इनको जो है उसके बारे में बताकर जो है अपडेट कर दे।
और इस तरीके से कार्यवाही फास्ट हो रही है, लेकिन संगठन के जो अन्य स्तर हैं तो उनको भी अपडेट किया जा रहा है। तो जो गड़बड़ाहट होने की जो आशंका होगी तो वो दूर हो जाएगी। जैसे वर्तमान में अगर हम कहें तो हमारे यहां पर जिले स्तर पर अगर देखें तो एसपी अगर ऊपर बैठा हुआ है, नीचे अगर हम टीआई को मान लें, यहां अगर हम टीआई को मान लें, है ना, हालांकि बीच में मानना चाहिए, है ना, ये तो कांस्टेबल का रैंक हो जाएगा, तो टीआई को अगर यहां अगर हम मान लें तो एसपी सीधे जो है टीआई से जुड़ जाता है, सीधे यहां जुड़ जाता है। अब उसका परिणाम ये होता है कि इस स्तर पर बैठा हुआ जो है एडिशनल एसपी है, इस स्तर पर बैठा हुआ जो है एसडीओपी है, या उसको जो है सीएसपी भी कई जगह, है ना, शहरी क्षेत्र में आप कहेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एसपी और टीआई पूरी जो है कमांडिंग कर रहे होते हैं, और एसडीओपी और सीएसपी और एडिशनल एसपी जो है उपेक्षित जो होते दिखाई पड़ते हैं। तो टीआई की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इनको फिर ये इनको अपडेट करें, और वो लोग इस बात को समझ सकें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। तो इससे हम जो है पद सोपान संबंधी जो बाधाएं हैं तो वो दूर कर सकती है। ये तो अदरवाइज जो है हर समय अगर आप पद सोपान को फॉलो करेंगे तो टीआई एसडीओपी को या सीएसपी को, और एसडीओपी सीएसपी जो एडिशनल एसपी को, फिर एसपी को, इस तरीके से इंफॉर्मेशन जाएगी, तो निश्चित रूप से यहां पर जो है काफी विलंब होता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। तो इस विलंब को हमें रोकना होगा, तो गैंग प्लान को फॉलो करना है, लेकिन उसका पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये है। अब वर्तमान में क्या हुआ कि हेनरी फ्योल ने जब इस सिद्धांत को दे ही दिया तो फिर इसको जो है मान्यता प्राप्त हो गई, ये प्रचलन में भी आ गया हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो बाधा, जो समस्या दिखाई पड़ती है वो ये है कि हमने गैंग प्लान को जो है आधा ही माना, या हम कहें तो उसके मूल उद्देश्य को ना मानते हुए जो है हम रास्ते से भटक गए। एक तो ये है कि हेनरी फ्योल ने गैंग प्लान का जो सुझाव है वो सामान्य परिस्थितियों के लिए दिया ही नहीं। वो गैंग प्लान का सुझाव किन परिस्थितियों के लिए देता है? असामान्य स्थिति, असामान्य स्थितियां, रूटीनल नहीं कि रोज जैसे हमें दिखाई पड़ता है टीआई एसपी आपस में बात करते दिखाई पड़ता कंटिन्यूटी के साथ, तो ये गड़बड़ है। दूसरी बात यह है कि उसने कहा कि भाई आप असामान्य स्थितियों में ऐसा कर लेते हैं तो आपको फिर अपडेट करना पड़ेगा। हमारे यहां दिखाई पड़ता है कि अपडेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं जहां टीआई और एसडीओपी के रिलेशन अच्छे नहीं होते, आपस में वार्तालाप नहीं करते, अपडेशन नहीं करते। एसडीओपी को फोन लगा के पूछना पड़ता है भैया चल क्या रहा है, तो टीआई बता देता है। फिर एसडीओपी जब ये कहता है कि भाई मुझे तुमने बताया ही नहीं, तो कह देता है एसपी साहब से बात हो गई, एसपी साहब का जो डायरेक्शन मिल रहा है, फिर जैसा आप कहें। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि फिर क्या कंडीशन होगी। तो इन कंडीशनों ने हमारे यहां पर संगठन की संरचना को जो है बाधित किया है, डिस्टर्ब किया है, परेशानी क्रिएट की है। लेकिन साथ में वर्तमान संदर्भों में भी कहा जाता है कि मैंने अभी कहा कि पद सोपान जैसा जो सिद्धांत है वो निश्चित रूप से लोक प्रशासन के लिए, संगठन सिद्धांत के लिए एक बहुत बेहतर सिद्धांत के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन तब भी लोकतंत्र और विकास प्रशासन जिसमें एक्सपर्टनेस की मांग होती है, विशेषज्ञता की मांग होती है, उसका बेसिक कारण है कि जनता को महत्व दिया जाता है, मानव को महत्व दिया जाता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, वो क्या चाहते हैं, तो उन मानवीय समस्याओं का मानवीय समाधान की जरूरत होती है, तो विशेषज्ञों की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में ब्यूरो टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ही व्यक्ति ऊपर बैठा होता है तो सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकता है। तो दोषों को दूर करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए क्रिस आर्गरिस, है ना, किस
आर्गरिस द्वारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स संगठन या पंखा संगठन, जिसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, टॉप पर कोई एक व्यक्ति होते ही नहीं है, और जिसमें अधीनस्थ उच्च संबंध भी विकसित नहीं होते, जैसे इसरो, सब मिलकर एक टीम भावना से जो है काम करते दिखाई पड़ते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत फिट माने गए हैं, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जवाबदेही तय करना, संगठन को जो है चुस्त दुरुस्त बनाकर रखना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल भरा होता है। और यही कारण है कि हमारा जो जिला प्रशासन है, हमारा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो पदसोपान के आधार पर ही जो है निर्मित किया गया है। हालांकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों को शिकायतें हैं कि जैसे डॉक्टर को हमेशा शिकायत होती है कि भाई हम भी बहुत पढ़े लिख कर आते हैं, बहुत सीनियर हैं और कलेक्टर के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी कलेक्टर की डांट हमें सुननी पड़ती है। वो हमारा जो है निरीक्षण करता है, हमें डराता भी है, धमकाता भी है, और जबकि हमारे पेशे के बारे में तो वो कुछ जानता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं बात सच भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में चूंकि हायरार्की को स्वीकार किया गया है, तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की, लेकिन डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन में, विकास प्रशासन में अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन या पंखा संगठन जैसी संरचनाओं को भी जो है स्वीकृति मिल चुकी है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भी क्लासिकल थिंकर्स द्वारा दिया गया पदसोपान का जो सिद्धांत है, आज हमारे देश में, डेवलपिंग कंट्रीज में भी फॉलो किया जा रहा है। यह इसकी सबसे बड़ी रिलेवेंसी है। तो देखिए, ये पूरा टॉपिक था और मैंने इसको कंप्लीट आपको जो है समझाया है, एक एक बात जो है मैंने आपको समझा दी है। और इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछा जाना है तो जो प्रश्न पूछे जाने हैं तो उनके उत्तर जो है यहां से आप दे सकते हैं। लेकिन साथ में अब हम जो है यह भी करने जा रहे हैं कि क्लास के बाद या क्लास से पहले, जैसा भी उचित प्रतीत होगा, तो टेलीग्राम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी हम प्रश्न डालते हैं, तो 5-7 मिनट उसकी जो है रोज हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि 2 से 3 बजे का समय दिया गया है, तो 2:15 बजे के आसपास में पेपर आपको डालता हूं। 18 मिनट का समय होता है ना। ये जो पहले हम लाइव आंसर राइटिंग करते थे, ये एक्चुअल में वही है। और क्योंकि सभी के लिए इसको खोला गया है, बट इसका जो एनालिसिस है या जो कॉपी चेक करना है या जो बातें करना है, तो सबके लिए उपलब्ध नहीं है। वो जो ऑफलाइन आने वाले बच्चे हैं उनके लिए है, जो ऑनलाइन अपने बच्चे हैं उनके लिए है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि यहाँ जो आपको पेपर डाला जाता है, तो अब ये आपकी सहूलियत है कि आप उसको कभी भी जो है घड़ी लगा के लिखें। लेकिन जब शाम को हम अपनी क्लास में होंगे, तो इसमें हम 10-12 मिनट जो है प्रतिदिन इस पर जो है डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और इसके आंसर्स भी मैं जो है आपको बताऊंगा। और तब जो है आप अपने उत्तर को जो है आप मुझे बता सकते हैं। वहां पर जो है उस प्रश्न से संबंधित कोई क्यूरीज पर आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक को जो है ना, चूंकि अब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया और चूंकि ये आपने सुना, आप उत्तर लिख रहे हैं, आपने उत्तर को चेक कर रहे हैं, तो ये फायदा आपको मिलने वाला है। जो लोग क्लास का भाग नहीं है, जो क्लास नहीं आ रहे हैं, तो उनको तो जो है वैसा कोई फायदा होने जा नहीं रहा है। और सिर्फ एक ये है कि चलो ठीक है, पेपर आ रहा है, पेपर दो लो, लिख लो, देख लो। लेकिन अगर आपको इसका पूरा लाभ लेना है, तो आपको जो है इस पूरी प्रक्रिया के साथ जो है जुड़ना पड़ेगा। देखिए, आज के प्रश्नों पर मैं एक शॉर्टली अगर डिस्कस कर लूं ना, आज से ही हम बात कर लेते हैं। तो 3 मार्क्स के प्रश्न में जैसा मैंने दिया, आदेश की एकता का सिद्धांत किसने दिया? तो जवाब है हेनरी फ्योल का है। और चूंकि हेनरी फ्योल जो है इसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, और उन्होंने कहा कि संगठन के शीर्ष पर एक ही व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अनेक व्यक्तियों का जो है वो समर्थन नहीं करते, यही पूछा गया है। गैंग प्लांक किस संगठन सिद्धांत के दोषों को दूर करने के लिए दिया गया है? जवाब मिल चुका होगा, पदसोपान। हेनरी फ्योल नहीं दिया है।
पद सोपान के किन्हीं दो दोषों को लिखिए। बता चुका हूं, विलंब, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार। 5 मार्क्स में पद सोपान का अर्थ आपको बताना है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है, उसकी विशेषताएं आपको लिख देना है, वहीं पर कोने में जाकर 3-4 बातें आपको लिख देना है। तो इस तरीके से जो है इसका जवाब आपका जो है पूरा हो जाएगा। तो देखिए ये आज के प्रश्न थे, तो इस तरीके से जो है रोज हम इस पर जो है डिस्कस करेंगे और आप लोग लिखते रहिए। जहां आपको कोई दिक्कत होती है तो तत्काल मुझसे बताइए, चुप मत रहिए। मौन हमारे लिए संकट का कारण बन सकती है। देखिए आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल पुनः इसी समय पर हम उपस्थित होंगे। मैसेज पढ़ लेता हूं। लाल फीताशाही क्यों बढ़ जाता है? देखिए लाल फीताशाही, देखिए लाल फीताशाही का मतलब होता है कानूनी दाव पेचों का बहुत कठोरता से इस्तेमाल करना, है ना। जैसे फाइल है, लाल फीते में बंधी रखी हुई है, अब अपने समय का इंतजार कर रही है, तो उसको नकारात्मक शब्द में कह दिया गया लाल फीताशाही। लाल फीते में बंधे होने के कारण वो एडजेक्टिव फॉर्म में जो है उसको व्यक्त किया गया, जिसका एक्चुअल में मतलब होता है कानूनों का कठोरता से पालन करना। कि नहीं नहीं वो तो फाइल तभी आएगी जब उसका नंबर आ जाएगा, वो केस तभी सुना जाएगा जब उसका आ जाएगा, उस फाइल में तभी सिग्नेचर होंगे जब इतनी फाइलें हो जाएंगी। आदमी वैसे ही बेहोश, अरे बाप रे क्या होगा। तो इसको लाल फीताशाही कहा। लाल फीताशाही ने दो चीजों को जन्म दिया, एक तो डिले को भी दिया और दूसरा उसको सरलीकृत करने के लिए करप्शन भी आया। तो ये एक्चुअल में उसके दुष्परिणाम। ठीक है।